जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 को देखा था, आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्लास 6 और 8 की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जो कि 41 से हमारा स्टार्ट होता है, उससे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1 से 40 तक क्वेश्चन क्या है, तो 1 से 40 तक जो क्वेश्चन है दोस्तों वो मैथ के दिए गए हैं प्रैक्टिस सेट में। तो इसका जो पीडीएफ है दोस्तों मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाकर इसको बना सकते हैं। और इन सब का जो डिटेल एनालिसिस किया गया है दोस्तों पीडीएफ में भी किया गया है, तो वहां से भी आप अपना रिवीजन कर सकते हैं पीडीएफ को देखकर। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई होती है बेकुरल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यूरी क्या होता है, तो याद रखना है यह रेडियो धर्मिता का गैर एसआई इकाई होता है क्यूरी। रदरफोर्ड के बारे में आपको याद रखना है कि रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो नाभिक की खोज किनके द्वारा किया गया था, तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। फैराडे क्या होता है, तो फैराडे एसआई मात्रक होता है किसका, विद्युत धारिता का। याद रखना है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है फैराडे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। तो आपने पढ़ा होगा वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब जब कोई बल वस्तु की दिशा में ही लग रही हो तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स हमारा कितना लग रहा है, 1 न्यूटन का लग रहा है, और वस्तु जो है डिस्प्लेस कितना हो रहा है, तो यह 1 मीटर हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 जूल्स जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत आपको पहचानना है कि कौन सा गलत इसमें कथन जो है इसमें गलत दिया गया। वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। बिल्कुल सही है कि वस्तु का जो भार होता है वो ध्रुव पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर पे क्या होता है, मिनिमम होता है। दूसरा है कि वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम, तो यही गलत हो गया। जब ये सही होगा तो ये गलत तो होना ही है, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन को देख लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है, तो ये बिल्कुल सही है कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार यानी वेट क्या होता है, 0 होता है। वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम होता है। बिल्कुल सही है कि वस्तु को अगर अधिक ऊंचाई पर आप ले जाएंगे तो उसका भार क्या होगा, कम होगा। और जी का मान क्या होता है, जी का मान होता है जी एम डिवाइड बाई क्या, आर स्क्वायर। आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो ये आर किस पे डिपेंड कर रहा है, जी तो कांस्टेंट है, पृथ्वी का मास भी कांस्टेंट है, ये इस पे आर जो होता है, जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, किसके, आर स्क्वायर के। तो ये पॉइंट याद रखना है, इसी से यह निकाला गया है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी की जो प्रवृत्ति होती है दोस्तों वह कैसी होती है, तो वह अधिकतम होती है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गति का तीसरा नियम खाली स्थान और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो गति का जो तीसरा नियम है दोस्तों वह स्थिति, याद रखना है, स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। आपने पढ़ा होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये क्या है, वस्तु की स्थिति और वेग के बीच संबंध बता रहा है, और यह जो है गति का तीसरा नियम है। गति का तीसरा नियम क्या है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यानी एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट है ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से खाली स्थान बल के कारण रुक जाता है। तो ये घर्षण यानी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण क्या होता है, वो रुक जाता है। कल भी मैंने आपको बताया था क्या कि सबसे ज्यादा घर्षण बल किसका होता है, तो याद रखना है सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक का, उसके बाद होता है किसका, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, और सबसे कम किसका होता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन का। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है। तो याद रखना है कि विकिरण द्वारा जो है उष्मा का जो स्थानांतरण है मुख्य रूप से निर्भर किस पे होता है, तो इसके तापमान पर निर्भर होता है। बिल्कुल सही है। पिंड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, और इसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर भी
निर्भर करता है उष्मा का स्थानांतरण। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की जो तीव्रता है वह मापी कैसे जाती है दोस्तों, तो डेसिबल में मापा इसे जाता है। और डेसिबल को कैसे लिखते हैं, तो डी छोटा और बी क्या होता है इसमें बड़ा लिखा जाता है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। तो किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वह हवा में प्रकाश की चाल से कैसे संबंधित होता है। तो याद रखना है कि अपवर्तनांक जो होता है हवा में प्रकाश की चाल और पदार्थ में प्रकाश की चाल, यह कहलाता है क्या दोस्तों, अपवर्तनांक। करेक्ट आंसर की बात करें तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे रात में आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं, यह भी इजी सवाल है। तो यह टिमटिमाते हैं किसके कारण, तो नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है, यानी सिंपल से आप कहें तो अपवर्तन के कारण जो है रात में तारे क्या होते हैं दोस्तों, टमटमाते हैं। टमटमाता है बोल रहा हूँ, टिमटिमाते हैं। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन की एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। तो एक मिश्र जो धातु किसका उदाहरण है, तो यह ठोस विलयन का उदाहरण है। याद रखेंगे। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है। उपधातु आपसे पूछा जा रहा है, यानी उपधातु किसे कहा जाता है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वैसे पदार्थों को उपधातु कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि कौन सा उपधातु है, तो एंटीमनी जो है उपधातु है। और भी याद रखना है आपको जर्मेनियम, जर्मेनियम के बारे में याद रखना है आपको, जर्मेनियम भी एक उपधातु है। और क्या, आर्सेनिक भी जो है एक उपधातु है। और भी मैं लिख दे रहा हूं, टेलेरियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम। एक और याद रखना है पोलोनियम। ये सब जो है दोस्तों उपधातु के एग्जाम्पल है। और बोरोन और सिलिकॉन, बोरोन बोरोन और सिलिकॉन, ये सभी के सभी उपधातु के एग्जाम्पल है दोस्तों। याद रखना उपधातुओं की संख्या कितना है, तो 7 है। तो आप काउंट कर लीजिए, बोरॉन सिलिकॉन हो गया, एंटीमनी हो गया 3, टेलेरियम हो गया 4 और 4 3 ये कितना हो गया 7, जर्मेनियम, आर्सेनिक और पोलोनियम। तो उपधातुओं की संख्या कितनी है, तो 7 है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में खाली स्थान होता है। तो ड्यूटेरियम में क्या होता है, तो ड्यूटेरियम में क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन के समस्थानिक में तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन इसमें पाया जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है क्या, प्रोटियम, दूसरा होता है क्या दोस्तों, ड्यूटेरियम, और तीसरा कौन सा होता है, ये होता है ट्राइटियम। ठीक है। तो ड्यूटेरियम में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक क्या होता है उसमें न्यूट्रॉन पाया जाता है, तभी तो द्रव्यमान संख्या इसका कितना होगा, 2 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है। तो खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है दोस्तों, तो यह है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के कारण यह होता है, खाद्य पदार्थों से हमें दुर्गंध जो देखने को मिलता है वो किसके कारण होता है, तो वसा और तेलों का जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो खाद्य पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, महकने लगते हैं, दुर्गंध देने लगते हैं वो। नेक्स्ट है क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों याद रखना, क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, और 7 से कम किसका होता है, तो अम्लीय विलयन का होता है। और उदासीन विलयन का कितना होता है, तो 7 होता है। नेक्स्ट है किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है। आवर्त पूछा जा रहा है, पीरियड पूछा जा रहा है। तो अगर पीरियड में अगर हम जाएं तो परमाणु क्रमांक अगर बढ़ेगा यानी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, धात्विक गुण में कमी आएगी। लेकिन अगर हम ग्रुप में जाएं, ऊपर से नीचे की ओर जाएं, तो ये क्या होता है, धात्विक ग्रुप की अगर हम बात करें तो अगर हम ग्रुप में जाएं दोस्तों तो ऊपर से नीचे अगर जाएंगे तो क्या होगा, धात्विक गुण में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आवर्त में अगर हम दाएं से बाएं जाएं तो बाएं से अगर दाएं जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, और परमाणु क्रमांक जब बढ़ेगा तो धात्विक गुण में कमी आएगी। लेकिन अगर हम ग्रुप में जाएंगे दोस्तों यानी वर्ग में जाएंगे तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, धात्विक गुण में क्या होता है, वृद्धि होता है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है दोस्तों, घटता है। तो ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलेगी। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलेगी। तो जब हम CaO, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, जब इसको हम पानी में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस इससे बाहर निकलेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए साधारण नमक, जिसे हम लोग NaCl के नाम से जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की आवश्यकता होती है दोस्तों, याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम क्या होता है, तो CaSO4 डाइहाइड्रेट को क्या बोलते हैं हम लोग, जिप्सम बोलते हैं। और जब इसको गर्म कर देते हैं तो सेमी हाइड्रेट बनता है, तो वो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है। तो सभी को मालूम होगा कि ब्यूटेन किसका मुख्य घटक होता है, किस जीवाश्म ईंधन का, तो यह होता है LPG का। ठीक है, इसमें जो होता है 50% जो होता है ब्यूटेन पाया जाता है, और 45% जो है वो क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है प्रोपेन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है। तो वसा के पाइसीकरण में कौन सा शामिल होता है, तो लीवर यानी यकृत जो होता है वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है। लार में मौजूद कौन सा जो एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है, तो उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। एमाइलेज क्या काम करता है, तो स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणुओं में क्या कर देता है, यह कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन की अगर हम बात करें तो ट्रिप्सिन का क्या कार्य है, याद रखना है आपको। ट्रिप्सिन का काम है दोस्तों प्रोटीन का पाचन, यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन के पाचन में ये ट्रिप्सिन सहायक होता है। पेप्सिन की बात करें तो यह प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो पेप्टाइड में। किस में कन्वर्ट कर देता है, एक मिनट, तो यह प्रोटीन को जो है दोस्तों पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। और लाइपेज की बात करें दोस्तों तो यह क्या कार्य करता है, तो वसा के हाइड्रोलाइसिस में सहायक होता है। तो यह जो होता है वसा के हाइड्रोलाइसिस, याद रखेंगे, वसा के हाइड्रोलिसिस में यह क्या करता है, मदद करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आपको ध्यान में रखेंगे इन सारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट है मानव के आमाशय यानी स्टोमक में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो मानव के स्टोमक में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो यह होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये किस सेल से स्टोमक के निकलता है, तो ऑक्जेंटिक सेल, याद रखना है किस सेल से यह निकलता है दोस्तों, तो यह निकलता है ऑक्जेंटिक सेल से। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ऑक्जेंटिक कोशिका से यह निकलता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये भोजन के मात्रा जो भोजन पहुंचता है स्टोमक में उसको ये क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है। और क्या काम करता है, भोजन में जो भी सूक्ष्म जीव आए हों, हानिकारक जीव आए, उनको यह क्या कर देता है दोस्तों, नष्ट कर देता है। तो ये पॉइंट आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो मानव रक्त के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, लोहा या आयरन की आवश्यकता होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन भार लगभग होता है, तो कितना होता है एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन भार, तो यह होता है 300 ग्राम। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर 65 का क्या हो जाएगा, 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो होगा बी। और एक मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार, याद रखेंगे, स्वस्थ हृदय। नेक्स्ट है ए बी और जीरो मतलब ओ सॉरी खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार किनके द्वारा किया गया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ का आविष्कार किया गया था। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कब किया था इन्होंने, तो 1900 में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक समान यौगिक है। तो सभी लोग जानते होंगे पथरी जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। तो दो न्यूरॉन्स के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है, तो सिनेप्स कहा जाता है इसे। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, VVI इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कहाँ की होती है, कान की होती है, और उसे क्या कहा जाता है, स्टेपेडियस कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। तो किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है, आसान सा सवाल है। तो प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, इसे जो कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है।
और कार्बोहाइड्रेट से जो भरपूर होता है वो क्या होता है, ऊर्जा से रिलेटेड होता है। ठीक है, वसा से भी जो होता है ये भी ऊर्जा से रिलेटेड होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में क्या होता है, संग्रहित होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दाद यानी रिंग वर्म किस प्रकार की बीमारी है? तो दाद वर्म किसके कारण फैलता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दाद वर्म जो है वो किसके कारण होता है? तो यह होता है कवक के कारण यानी फंगस के कारण यह फैलता है, याद रखेंगे। जीवाणु से कौन कौन सा होता है? तो टाइफाइड होता है, तपेदिक होता है, प्लेग होता है, हैजा होता है, डिप्थीरिया होता है, टिटनस होता है, कोढ़ होता है, निमोनिया, काली खांसी, ये सब जीवाणु से होने वाले रोग है। प्रियोन यानी प्रोटोजोवा की अगर हम बात करें तो मलेरिया, पायरिया, पेचिस, निद्रा रोगी ये सब प्रोटोजोवा से होने वाले हैं। विषाणु से आप लोग जानते होंगे, डेंगू हो गया, खसरा हो गया, चेचक, पोलियो, स्वाइन फ्लू, कोरोना, एड्स, ये सब विषाणु से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। कंकालों का अध्ययन अगर हम बात करें तो कंकालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कंकालों का यानी हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। याद रखना है यह क्या क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, यहाँ पे जगह नहीं, ऑस्टियोलॉजी। मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कार्टोग्राफी कहलाता है, याद रखेंगे। यह का क्या कहलाता है? तो कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, ठीक है। और सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक, ये सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? ना जाने ये कितना बार सवाल पूछा होगा। तो फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा जो है उत्तरदायी होती है? तो फ्रुक्टोज। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तो तापमान जो है दोस्तों कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है, वो कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है? तो वह है दोस्तों सरीसृप यानी उभयचर। सरीसृप में, ठीक है, सरीसृप यानी क्या होता है? रेप्टाइल्स में जो होता है तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उभयचर क्या होता है? उभयचर जो स्थल और जल, इसको एम्फीबिया भी कहा जाता है इंग्लिश में, स्थल और जल दोनों पर निवास करते हैं। सरीसृप से रिलेटेड याद रखना है कि तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है पौधों को 5 समूहों में बांटा गया, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो याद रखना है प्रोटोकॉर्डेटा जो है वह जंतु समूह का हिस्सा है, न कि पौधे समूह का, यानी वनस्पति जगत का यह समूह नहीं है प्रोकार्डेटा जो है। जबकि टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म ये जो है पौधे के जो 5 समूह बांटे गए हैं उसमें है, पहला कौन है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो ये 5 समूह पौधे के बांटे गए हैं, ये जो है जंतु समूह का है, याद रखना है। प्रोकॉर्डेटा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो मीथेन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। VVI सवाल है दोस्तों, हाईलाइट कर लेंगे इस सवाल को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कैसे होता है ये? तो देखिए शैवाल जो होता है महासागरों में जो मौजूद शैवाल होता है वो शैवाल पहले किस वर्ग के अंतर्गत आता है ये आपको समझना है कि शैवाल जो है थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। और महासागरों में इनकी विशाल मात्रा पाई जाती है जिसका प्रयोग खाने में भी किया जाता है। वैज्ञानिकों ने महासागर में इसकी विशाल मात्रा से मीथेन के अंतहीन स्रोत उत्पन्न होने की क्या की है दोस्तों? आशंका व्यक्त की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? एक लिंगी पुष्प किन्हें कहा जाता है? जिसमें केवल एक जनांग पाए जाते हैं, या तो मादा जनांग या तो नर जनांग उसमें पाए जाते हैं, उससे क्या कहा जाता है? एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। तो किसमें यह पाया जाएगा यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे? तो तरबूज और पपीता। तरबूज और पपीता में क्या होता है? एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पौधे की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? तो पौधे की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? तो मिट्टी के कणों के बीच जो मौजूद वायु अवकाश होता है, खाली स्थान होता है दोस्तों, वहीं से पौधे की जड़ें जो हैं ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? तो वाष्पोत्सर्जन, विसर्जन और संग्रहण। यह जो है दोस्तों पौधे में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को क्या करता है? दर्शाता है।
करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाकर इसका फुल डिटेल देख सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।